हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 13-14 दिनों से मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसका कारण यह था कि कुछ स्वास्थ्य समस्याएं थी। साथ ही साथ जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन पर भी नज़र बनाए हुए थे। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ या खराब हुआ ये तो हमें कुछ समय के बाद समझ में आएगा। तब तक के लिए हम लोग अपनी पढ़ाई का कार्य जारी रखते हैं। आज 28 जुलाई है और हम सब अपनी उसी पुरानी दिनचर्या पे आ जाते हैं, जहां हम लोग डेली करंट अफेयर्स और किसी एक राज्य की पूरे डिटेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने हांगझोऊ में आयोजित ISSF विश्व कप 2026 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है 25 मीटर पिस्टल में। 25 मीटर पिस्टल। तो देखिए, भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने चीन के हांगझोऊ में 27 जुलाई 2026 को आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। अब देखिए, ISSF के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ISSF का पूरा नाम जो है वो है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जो ओलंपिक शूटिंग खेलों की वैश्विक शासी संस्था है। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा को शूटिंग में स्पोर्ट पिस्टल इवेंट भी कहा जाता है। मनु भाकर भारत की डबल ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हांगझोऊ विश्व कप में भारत ने एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पशुधन की दुर्लभ नस्ल मालवी ऊंट मुख्य रूप से किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है, जो वर्तमान में विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश का मालवा पठार। क्या? मध्य प्रदेश का मालवा पठार। देखिए, मालवी ऊंट मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की एक दुर्लभ और विशिष्ट नस्ल है, जो अपने दूध उत्पादन और विपरीत परिस्थितियों में सहनशीलता के लिए जानी जाती है। 2019 की पशुधन गणना के बाद इसकी संख्या में आई तेज गिरावट के कारण इसके संरक्षण की चुनौती उत्पन्न हो गई है। अब देखिए, मालवी ऊंट है क्या? तो मालवी ऊंट भारत की 9 मान्यता प्राप्त ऊंट नस्लों में से एक है। इसे सफेद रंग के कारण व्हाइट कैमल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो राजस्थान में स्थित है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो कहाँ, करनाल हरियाणा में स्थित है। ये दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित शिकायत दर्ज करने और तुरंत पुलिस कार्रवाई शुरू करने के लिए किस राज्य ने E0 FIR सेवा की शुरुआत की है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। देखिए, गुजरात सरकार ने 27 जुलाई 2026 को गांधीनगर से डिजिटल एवं वित्तीय साइबर अपराधों पर तुरंत लगाम लगाने के लिए E0 FIR व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना तुरंत ऑनलाइन FIR दर्ज कर साइबर अपराधियों के खातों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बात क्लियर? अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की गोमती नदी में ताजे पानी के झींगे यानी कि फ्रेश वाटर प्रॉन की किस नई प्रजाति की पहचान की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कारीडिना शर्मा या कारीडिना शर्माई, जो भी आप कह सकें, कारीडिना शर्मा या कारीडिना शर्माई। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश की गोमती नदी में ताजे पानी की एक नई झींगा प्रजाति कारीडिना शर्मा या कारीडिना शर्माई की खोज की है। यह खोज नदी के जलीय पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेत है। गोमती नदी गंगा की एक सहायक नदी है
और उत्तर प्रदेश में बहती है। कारीडीना शर्मा कारीडीना वंश की ताजे पानी की झींगा प्रजाति है। अटीडी अटीडी परिवार के झींगे नदियों और धाराओं में पाए जाने वाले डेकापोड क्रस्टेशियंस होते हैं। यह लखनऊ क्षेत्र की गोमती नदी से दर्ज की गई पहली अटीडी झींगा प्रजाति है। अब देखिए यहाँ पर जो है अटीडी झींगा जो है अटीडी प्रजाति, अटीडी का मतलब यह है कि अटीडी परिवार जो है झींगा का, वो ऐसी एक प्रजाति है या ऐसा एक झींगा का परिवार है जो नदियों और धाराओं में पाए जाने वाला झींगा होता है। और गोमती नदी में दर्ज यह जो कारीडीना शर्माई है, यह गोमती नदी में दर्ज किया गया पहला अटीडी परिवार का झींगा है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने 27 जुलाई 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 88वां। देखिए सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में हुई थी। आज़ादी के बाद 1949 में इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नाम दिया गया। 27 जुलाई 2026 को इस पुलिस फोर्स ने देश की आंतरिक सुरक्षा और वामपंथी उग्रवाद विरोधी अभियानों में अपनी भूमिका को रेखांकित करते हुए अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट याद रखना है कि यह बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। फिर उसके बाद सीआरपीएफ जो है वो एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, राज्य पुलिस बल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 ने इसे वर्तमान कानूनी पहचान दी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े, अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न है हमारा कि शनि ग्रह के छल्लों से वास्तविक कणों को एकत्र करने और उनके रहस्यों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने प्राक्सिस यानी कि PRAXIS मिशन अवधारणा पेश की है? तो इसके बारे में किसने जानकारी दी? तो इसका जो जवाब है वह हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कि नासा ने इसके बारे में हमें जानकारी दी है। अब देख लीजिए क्या है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शनि ग्रह के छल्लों की उत्पत्ति और उनकी संरचना का प्रत्यक्ष अध्ययन करने के लिए प्राक्सिस यानी कि पार्टिकल्स फ्रॉम रिंग्स ऑब्जर्वेशन कॉन्सेप्ट मिशन का खाका तैयार किया है, जो छल्लों से भौतिक कणों का नमूना लेगा। कैसिनी मिशन जो है वो नासा ESA का संयुक्त मिशन था, जिसने 2004 से 2017 तक शनि और उसके छल्लों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि शनि के छल्ले मुख्य रूप से जल बर्फ से बने हैं, जबकि उनमें धूल और चट्टानी पदार्थ भी मौजूद होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि यूरेनस और नेपच्यून के भी छल्ले हैं, लेकिन वे शनि की तुलना में बहुत धुंधले और कम स्पष्ट हैं। अगला प्रश्न है कि रोस सीमा वह क्षेत्र है जिसके भीतर किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उपग्रह या कण स्थिर रूप से एकत्र नहीं हो पाते। क्या आपसे पूछा गया है कि रोस सीमा वह कण है या वह क्षेत्र है, रोस सीमा वह क्षेत्र है जिसके भीतर किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण उपग्रह या कण स्थिर रूप से एकत्र नहीं हो पाते। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य के रामदेवरा स्थित संरक्षण केंद्र में किस गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी के चूजों की रिवाइल्डिंग यानी कि पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की गई? मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान के रामदेवरा स्थित संरक्षण केंद्र है उसमें किस गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी के चूजों की रिवाइल्डिंग यानी कि पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावड़। देखिए राजस्थान के जैसलमेर जिले के
रामदेवरा केंद्र में कृत्रिम हैचिंग के माध्यम से जन्मे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम लोग गोडावड़ कहते हैं, के 3 चूजों को प्राकृतिक आवास में ढलने के लिए विशेष रिवाइल्डिंग टनल में स्थानांतरित किया गया है। गोडावड़ राजस्थान का राज्य पक्षी है और IUCN की अति संकटग्रस्त सूची में शामिल है। अब देखिए क्या है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, मतलब अति संकटग्रस्त सूची में शामिल है। भारत में इस पक्षी का सबसे बड़ा प्राकृतिक ठिकाना राजस्थान माना जाता है। यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात चेतावनी प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाला उपग्रह इनसैट 3DR क्या भारत के मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात चेतावनी प्रणाली की रीढ़ माना जाने वाला उपग्रह इनसैट 3DR किस रॉकेट प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब यह होगा कि ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है GSLV F05। क्या GSLV F05 यानी कि इस रॉकेट के माध्यम से हमने जो अपना इनसैट 3DR उपग्रह है उसको क्या किया था, प्रक्षेपित किया था। देखिए इनसैट 3DR एक उन्नत मौसम संबंधी उपग्रह है जिसे 8 सितंबर 2016 को GSLV F05 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें लगा अत्याधुनिक इमेजर और साउंडर पेलोड भारत में दिन रात मौसम निगरानी, चक्रवात ट्रैकिंग और आपदा प्रबंधन में सटीक आंकड़े प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में सरकार द्वारा घोषित कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी बिहार। देखिए कोसी मेची लिंक परियोजना बिहार की एक महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना है। केन बेतवा के बाद यह देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। इसके तहत कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को मेची नदी में डाइवर्ट किया जाएगा, जिससे बिहार के सीमांचल क्षेत्र जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में सिंचाई की सुविधाएं बेहतर होंगी और बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खंभात की खाड़ी पर मीठे पानी का विशाल जलाशय और ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई कल्पसर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही जवाब है। देखिए कल्पसर परियोजना जो है जिसे खंभात खाड़ी विकास परियोजना भी कहा जाता है, मतलब जिसे खंभात खाड़ी विकास परियोजना भी कहा जाता है, किसको? कल्पसर परियोजना को। गुजरात सरकार की एक मेगा इंजीनियरिंग पहल है। क्या है? गुजरात सरकार की एक मेगा इंजीनियरिंग पहल है। इसके तहत खंभात की खाड़ी के पार 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का तटीय जलाशय बनाने और ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने और सौराष्ट्र क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई की आपूर्ति करने की योजना है। अगला प्रश्न है हमारा कि देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों को कागज रहित यानी कि पेपरलेस बनाकर एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन के तहत डिजिटल बनाने वाले राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि NEVA को अब तक कितनी विधानसभाओं ने अपनाया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 33 विधानसभाओं ने अब तक राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को चुना है। कितनी विधानसभाओं ने? तो 33 विधानसभाओं में। देखिए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि NEVA को
देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं, विधान परिषदों में से 33 ने सफलतापूर्वक अपना लिया है। नागालैंड देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा बनी थी। ये याद रखने का पॉइंट है आपका कि नागालैंड देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस विधानसभा बनी थी। अगला प्रश्न हमारा है कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे जैसे स्कूल, अस्पताल और कौशल केंद्र या कौशल विकास केंद्र के विकास के लिए कार्यान्वित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी कि PMJVK किस मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है? तो इसका जो सही जवाब है वह है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्या? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। देखिए, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी कि PMJVK अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास तथा साथ ही साथ महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना है। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में खान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, श्री केशव चंद्र। देखिए कि वरिष्ठ IAS अधिकारी श्री केशव चंद्र ने खान मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। खान मंत्रालय देश में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की खोज, खनन नियमों में सुधार और नीलामी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार है। मतलब खान मंत्रालय का काम क्या है कि खनिजों की खोज, खनन नियमों में सुधार और नीलामी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई। देखिए, हेपेटाइटिस जो है यकृत लीवर की सूजन, यकृत या लीवर की सूजन और संक्रमण को कहते हैं, के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग या इनको बारूक ब्लैमबर्ग भी कहा जाता है की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मतलब 28 जुलाई को उनकी जयंती भी होती है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके लिए पहला टीका भी विकसित किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि सीमावर्ती गांवों के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, क्या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर है? तो इसका जो है वो भारत की उत्तरी सीमा से सटे सीमावर्ती गांवों के सर्वांगीण विकास पर। देखिए, केंद्र सरकार का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो भारत की उत्तरी सीमा जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख से सटे सीमावर्ती गांवों का एकीकृत विकास करने की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पलायन को रोकना, पर्यटन को बढ़ावा देना और रणनीतिक सुधार को मजबूत करना है। यहाँ तक आज हमारा जो था वो करंट अफेयर का पोर्शन था। अब हम लोग बात करते हैं आज के हमारे राज्य दर्शन की, और आज हम राज्य दर्शन में हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। अब देखिए, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1971 को इसका गठन किया गया था। यह भारत का 18वां राज्य बना। इससे पहले यह एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। उसके बाद इसकी जो राजधानी है, तो राजधानी की अगर हम बात करें तो शिमला, क्या है? शिमला। राजधानी इसकी क्या है? शिमला। मतलब ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी जो है वो है शिमला, परंतु अगर शीतकालीन राजधानी की बात करें तो वो है धर्मशाला। दूसरी आधिकारिक राजधानी है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 55,673 वर्ग किलोमीटर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.70%। फिर जनसंख्या की अगर बात करें तो भारत में इसका 21वां स्थान है। देश की कुल आबादी का लगभग 0.57%। कितना? कुल आबादी का 0.57%।
फिर भौगोलिक विभाजन की अगर बात करें तो हिमालय की गोद में बसा यह राज्य मुख्य रूप से 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। पहला बाह्य हिमालय, जिसको शिवालिक श्रेणी कहते हैं, फिर लघु हिमालय, धौराधर और पीर पंजाल श्रेणी कहते हैं। उसके बाद आता है वृहत हिमालय या अल्पाइन क्षेत्र, जिसको लाहौल स्फीति या किन्नौर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाहौल स्फीति या किन्नौर कहा जाता है, लाहौल स्फीति या किन्नौर कहते हैं। अब अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो जो इसकी सीमाएं हैं, सीमाओं में यह भारत के उत्तर में स्थित एक सीमावर्ती पहाड़ी राज्य है। अब देख लेते हैं आगे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है हमारा, वो पूर्व में तिब्बत यानी कि चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसके बाद अगर हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण पश्चिम में हरियाणा और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं। अगर हम यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो चिनाव, जिसको चंद्रभागा कहते हैं, जल घनत्व से में सबसे बड़ी नदी है। रावी, ब्यास, सतलुज जो है वो यहाँ की सबसे लंबी नदी है और यमुना नदी भी यहाँ कुछ क्षेत्र में बहती है। उसके बाद प्रशासनिक ढांचा अगर देखें तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कुल 12 जिले हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन्हें 3 प्रमंडलों, 3 डिवीजन्स में बांटा गया है और वो है कौन से? तो एक है कांगड़ा डिवीजन, फिर है मंडी और उसके बाद आता है शिमला डिवीजन। अब देखिए सर्वोच्च बिंदु अगर बात करें तो जो शिला है, यानी कि यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो उसका नाम है शिला और इसकी ऊंचाई है 7025 मीटर, लगभग 7025 मीटर, जो किन्नौर जिले में स्थित राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम राजकीय प्रतीकों की बात करें तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है हिम तेंदुआ, जिसको स्नो लिपर्ड कहा जाता है। राजकीय पक्षी जो है वो जुजराना है, जिसको वेस्टर्न ट्रैगोपॉन कहते हैं। राजकीय वृक्ष जो है वो देवदार है। फिर राजकीय पुष्प गुलाबी बुरांस। फिर राजकीय खेल जो है वो है वॉलीबॉल। अब हम हिमाचल प्रदेश के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो सबसे पहले हम अगर शिमला की बात करें तो ब्रिटिश भारत की पूर्व ग्रीष्मकालीन राजधानी, जो अपने माल रोड, रिज और ऐतिहासिक कालका शिमला टॉय ट्रेन, कालका शिमला टॉय ट्रेन, जो यूनेस्को विश्व धरोहर में भी सम्मिलित है, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। फिर धर्मशाला की बात करें अगर हम तो धर्मशाला में जो है वो कांगड़ा घाटी में स्थित यह शहर तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का निवास स्थान है। इसे मिनी लासा भी कहा जाता है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी स्थित है। उसके बाद मनाली और कुल्लू की बात करें तो देव घाटी यानी कि वैली ऑफ गॉड्स के नाम से प्रसिद्ध यहाँ का हिडिंबा देवी मंदिर और रोहतांग दर्रा यानी कि अटल टनल, जो कहाँ है? अटल टनल के पास, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है। यहाँ कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं कांगड़ा किला की। तो हिमालय का सबसे पुराना और भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। यहाँ का वज्रेश्वरी देवी मंदिर और मसरूर रॉक कट मंदिर, जिसे हिमालय का एलोरा कहा जाता है, ऐतिहासिक धरोहर है। उसके बाद स्पीति घाटी व ताबो मठ। देखिए शीत मरुस्थल के रूप में प्रसिद्ध स्पीति घाटी में ताबो मठ स्थित है, जिसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। तो हिमालय का एलोरा किसे कहते हैं? रॉक कट मंदिर को। लेकिन हिमालय का अजंता किसे कहा जाता है? तो ताबो मठ को हिमालय का अजंता कहा जाता है। फिर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योगों की बात करें तो कृषि में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश को भारत का सेब राज्य यानी कि एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा इसे भारत का फल कटोरा यानी कि फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ऑफ सीजन सब्जियों जैसे मटर, टमाटर और औषधीय जड़ी बूटियों के उत्पादन में यह राज्य अग्रणी है। फिर जल विद्युत ऊर्जा की अगर बात करें तो अपनी 12मासी नदियों के कारण हिमाचल प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता उपलब्ध है। बात क्लियर? अब देखिए एशिया का दवा हब, देखिए सोलन जिले का बद्दी क्षेत्र
एशिया के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल यानी कि दवा निर्माण हब में से एक है। सोलन को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब यहाँ के हम प्रमुख अगर जीआई टैग्स की बात करें तो कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला हुआ है। अपनी अनूठी सुगंध और औषधीय गुणों के लिए यह प्रसिद्ध है। इसे यूरोपीय संघ द्वारा भी जीआई टैग मिल चुका है। अब देखिए, कुल्लू शॉल और चंपा रुमाल को भी जीआई टैग मिला है। यह उत्कृष्ट हस्तशिल्प और कला का बेजोड़ उदाहरण है। किन्नौरी शाल और चंबा चप्पल ये स्थानीय हस्तशिल्प की पहचान है और इन दोनों को भी जीआई टैग प्राप्त है। फिर हम यहाँ की राज्य व्यवस्था की बात करें तो विधायिका जो है यहाँ की वो एक सदनात्मक है। इसका मतलब है यहाँ केवल विधानसभा है। लोकसभा सीटें यहाँ से 4 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो कुल विधानसभा सीटें हैं 68। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले तो अटल टनल, यह रोहतांग दर्रे के पास है। देखिए, समुद्र तल से 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से वर्ष भर जोड़े रखती है। अब महान विभूतियों का योगदान देखें तो मेजर सोमनाथ शर्मा भारत के पहले परमवीर चक्र, इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था। ये भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से है। फिर कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल युद्ध 1999 के महानायक थे। इनका जो एक सेंटेंस फेमस है वो सेंटेंस था, ये दिल मांगे मोर, जो पालमपुर के रहने वाले थे। ठीक, उसके बाद श्याम शरण नेगी साहब की बात करें तो किन्नौर के रहने वाले, जो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। यह प्रश्न एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो कुल जनसंख्या जो यहाँ की है वो है 68,64,602, मतलब लगभग 68,64,000। देश में इसका 21वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। देश की कुल आबादी में हिस्सा जो है वो है 0.57%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखें तो 2001 से 2011 के बीच में 12.94%, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कांगड़ा जिला है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है लाहौल स्पीति। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अगर देखें तो ऊना जिला जो है वहाँ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई, जो 16.26% के हिसाब से। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला देखें तो लाहौल स्पीति, जहाँ -5% यानी कि यहाँ ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। क्या न्यूनतम दशकीय वृद्धि अगर देखें तो यहाँ लाहौल स्पीति में क्या हुआ, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। फिर हिमाचल प्रदेश का अगर हम जनघनत्व तो देखें तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हमीरपुर है, जहां 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला लाहौल स्पीति है कि केवल 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। भारत के न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों में से यह एक है। उसके बाद कुल लिंगानुपात की अगर बात करें तो 972 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। यह राष्ट्रीय औसत यानी कि जो 943 है से काफी बेहतर है। फिर बाल लिंगानुपात अगर देखें तो 896 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जो हमीरपुर है, वहां क्या है कि 1095 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है किन्नौर, जहां 819 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। कुल साक्षरता दर 82.80%। साक्षरता के मामले में यह भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें तो 89.53%। महिला साक्षरता दर जो है वो 75.93% है। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर देखें तो हमीरपुर है, जहां 88.15%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो है चंबा, जहां 72.17% साक्षर लोग हैं। फिर ग्रामीण आबादी की अगर बात करें तो 90%, यानी कि प्रतिशत के मामले में हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य है। नगरीय या शहरी आबादी की बात करें तो सिर्फ 10%
यानी और इनमें से भी शिमला सबसे बड़ा शहरी केंद्र है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो कुल आबादी का 25.19% जो है वो अनुसूचित जाति से आता है। प्रतिशत के मामले में पंजाब के बाद देश में इसका अनुसूचित जाति के प्रतिशत में दूसरा स्थान है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो कुल आबादी का 5.71%। लाहौल स्पीति और किन्नौर मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र हैं, मतलब सबसे अधिक जनजातीय आबादी लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में पाई जाती है। अब यहाँ तक आज हमारा राज्य दर्शन था, जहाँ हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर और राज्य दर्शन का सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।